दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, बेल आइकन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि वक्त बीतने के साथ साथ पंजाब में एक के बाद एक घटनाएं घट रही थी, जिसके कारण सिंघों का जीवन प्रभावित हो रहा था। और फिर दिल्ली के बादशाह ने लाहौर में क्रूर ज़करिया खान की नियुक्ति गवर्नर के रूप में कर दी, जिसका मुख्य एजेंडा ही सिखों को ख़त्म करने का था। उसने अपनी सेना को बड़े शहरों, गांवों, रास्तों पर कड़ी नज़र रखने और जहां पर भी उनको कोई सिख दिखाई दे उसको लाहौर लेकर जाने का हुक्म दिया। उनके सिर पर इनाम फिक्स कर दिए गए, मतलब एक सिख का सिर लाओ और बदले में इनाम मिलेगा। अब उनको नॉर्मल तरीके से नहीं लाया जाता था जैसे पहले होता था, बल्कि लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांध कर लाहौर लाया जाता था और यहाँ उनको खुले बाज़ारों में या फिर लाहौर के घोड़ा बाज़ार में सबके बीच में कत्ल किया जाता था। किताब लतीफ़े हिस्ट्री ऑफ पंजाब में ये जिक्र मिलता है कि इस तरह से हज़ारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इसके अलावा काफ़ी बड़ी तादाद में सिखों ने रावी नदी के किनारे पर, कानवा के घने जंगलों में और शिवालिक की पहाड़ियों में, श्री आनंदपुर साहिब से आगे पहाड़ी गुफाओं में शरण ली। और बहुत सारे लोगों ने मालवा में लाखी के जंगलों में शरण ली, जहाँ से निकलकर वो बीकानेर के रेगिस्तान की तरफ चले गए। दोस्तों सिंघों के लिए उन जंगलों और पहाड़ी गुफाओं में खाने पीने और दूसरी ज़रूरत की चीज़ों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। हालांकि कभी कभार गुप्त तरीके से या छुपाकर खाने पीने की चीज़ें पहुंच जाती थीं तो वो ज़रूरत से काफ़ी कम होती थी, वरना तो उनको पेड़ों की जड़ों और जंगली फलों वगैरह से ही गुजारा करना पड़ता था और कई दफ़ा तो उनको भूखे ही रहना पड़ता था। लेकिन वास्तव में महान थे वो सिंह, जिन्होंने इस परीक्षा की घड़ी को खुशी खुशी सहन किया और उस सच्चे परम पिता की इच्छा के रूप में इसको स्वीकार किया। उनका मोराल, उनकी स्पिरिट हमेशा हाई रहती थी और छोटी से छोटी चीज़ के लिए उस अकाल पुरख सच्चे बादशाह का शुक्रिया करना वो कभी भूलते नहीं थे। वो वास्तव में पंजाब के महान नायक थे, जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी जुल्म के सामने झुके नहीं और जिन्होंने मौत को सामने से ललकारा, उसका मजाक बना दिया और मौत को उसकी औकात बता दी। आप उनकी पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म देखिए। वो कहते थे कि उस परमपिता ने जिस हाल में रखा हुआ है उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता हमारे जीवन में, इससे बढ़िया और आरामदायक जीवन कहाँ से मिलेगा। हालांकि उनके चूल्हे ठंडे थे और बर्तन खाली। जंगली पत्तों से बनी सब्जी को वो सब्ज पुलाव कहते थे, सूखे अनाज को सूखा पुलाव। रेतीले इलाके में एक खेजड़ी का पेड़ होता है दोस्तों, पंजाबी में उसको जंड कहते हैं। इसके ऊपर फल लगता है जिसको सांगड़ी कहते हैं। ये अगर मिल जाता तो उसको जलेबी कहते हैं। कच्चे चनों को बादाम। जंगल में बेल का पौधा मिल जाता जिसके चौड़े पत्ते होते थे हथेली के आकार के, उनको वो पूरी कहते थे, पूरी जिसे हम खाते हैं सब्जी के साथ। इसी तरह से रोज़मर्रा की चीज़ों के भी उन्होंने अलग अलग नाम रख लिए थे। जैसे कंबल को दुशाला बोलते थे, पाँव में जूते पहनकर कहते थे ये हमारी घोड़ियाँ हैं। घास से बनी झोपड़ी को शीश महल कहते। सोने के लिए घास के बिस्तर बनाते और उनको मखमली बिस्तर कहते। आज हम जिन दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, जैसे रुपया, पैसा, धन दौलत, उन चीज़ों को सिखों ने उस वक्त दुत्कार दिया था। उदाहरण के तौर पर धन दौलत को डायन कहकर पुकारा जाता था। रुपये का जो नोट होता है उसको पेड़ की छाल कहते थे और जो पैसा होता है कॉइन, उसको कंकर कहते थे। यही नहीं, खालसा ने अपने उन सिंघों के नाम भी बदल दिए जो कहीं से भी डिप्रेसिव या नेगेटिव फीलिंग देते थे। उदाहरण के तौर पर घसीटा सिंह का नाम बदलकर गिरिराज सिंह, फ़कीर सिंह का नाम अमीर सिंह, मीका सिंह को समर सिंह के रूप में नए नाम दिए गए। इस भाषा को निहंगी भाषा कहा जाता था दोस्तों। और ज़रा सी भी नेगेटिविटी जीवन में नहीं आए और हर हाल में स्पिरिट हाई रहे, इसका ख्याल रखा जाता था। सिंघों का गुरु साहिबान और परमपिता परमात्मा पर अडिग विश्वास था। अध्यात्म की शक्ति से उनके मन और आत्मा पूरी तरह से प्रकाशवान थे। इसीलिए वो अपने धर्म और मातृभूमि के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यही वो सारी बातें थी जिन्होंने इस महान कम्युनिटी को एक पल के लिए भी उस वक्त निराशा का शिकार नहीं होने दिया। और यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि इसी वजह से सिख उस बुरे दौर के बाद एक बार फिर से एकजुट हुए, सेनाएँ बनाई, जत्थों की स्थापना की और फिर मजबूत बुनियाद पर मिसलों की स्थापना की गई। और सबसे बड़ी बात, उस समय की सबसे बड़ी ताकत, मुग़ल साम्राज्य के साथ लगभग 40 साल तक संघर्ष किया और अंत में पंजाब को मुग़लों से आज़ाद करवाकर असली और सच्ची लोकशाही की शुरुआत कर दी। इस तरह से इन वीर योद्धाओं ने महाराणा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य की नींव रखी। एक बड़ा साम्राज्य जो चीन से लेकर सिंध तक और खैबर दर्रे से लेकर यमुना के मैदानों तक फैला हुआ था, जिसमें आज का हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी पाकिस्तान के इलाके शामिल थे। दोस्तों अब हम वापस उसी समय में चलते हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे। सिंघों ने और कुछ वक्त जंगलों में और पहाड़ी गुफाओं में बिताया, इस उम्मीद से कि शायद समय बीतने के साथ साथ
वक्त का पहिया फिर से एक सुनहरी सुबह लेकर आएगा। लेकिन वो जालिम ज़करिया खान इनको ख़त्म करने के लिए जैसे कमर कस चुका था। तो अब सिंघों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहा कि अपने आप को दोबारा से संगठित यानी इकट्ठा किया जाए और सीधे तौर पर या गुरिल्ला युद्ध के ज़रिए मुग़ल फ़ौज के साथ टकराया जाए और उनके सामान, घोड़े, हथियार और दूसरी ज़रूरी चीज़ों को लूट लिया जाए, क्योंकि बिना साधनों के और भूखे पेट आप कोई लड़ाई लड़ नहीं सकते दोस्तों। इसीलिए उन्होंने सरकारी ख़जाने को ले जा रही मुग़ल फ़ौज और रास्ते से गुजरने वाले सरकारी काफ़िलों पर हमले करने शुरू कर दिए। इससे उनका मकसद था लाहौर में बैठे मुग़ल प्रशासकों को कमज़ोर करना और उनको एक सीधा संदेश देना कि सिखों के ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। इसके अलावा फ़िलहाल और कोई चारा उनके पास नहीं था। उनके सामने सिर्फ दो ही विकल्प थे। वो मुग़लों के अत्याचार के सामने झुक जाते और तब भी मौत निश्चित थी, या फिर पूरी ताकत और बहादुरी से अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते और मुग़लों की कब्र खोद देते। पहले वाला रास्ता तो इससे पहले सदियों से हिंदुस्तानियों ने अपना रखा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत एक खुला पड़ा स्थान बन गया था जिस पर विदेशी आते, बार बार हमला करते, लूटते और चले जाते। सिंघों को श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की ये सीख याद थी कि कमज़ोरों, गरीबों और बेसहारों के लिए हथियार उठा लेना चाहिए, और उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का अमृत छका था। वो बिना कारण के किसी पर हमला नहीं करते थे, लेकिन जब मुग़लों के अत्याचार ने सारी सीमाएं पार कर दी और शांति से जीने के दूसरे सारे रास्ते बंद कर दिए, तो सिंघों ने हथियार उठा लिए और उस वक्त के अत्याचारी शासकों के आगे समर्पण करने से इनकार कर दिया। लगातार मुग़ल फ़ौज के द्वारा रखी जा रही निगरानी के कारण वो वापस जाकर अपने गांव में नहीं बस सकते थे और वहाँ जंगलों और पहाड़ों में जीवन जीने के लिए कोई साधन नहीं थे दोस्तों। इस प्रकार अब वो एक समूह में रहने की बजाय अलग अलग जत्थों में बंट गए और अलग अलग स्थानों पर अपने ठिकाने बना लिए, जिससे उनको मुग़ल फ़ौज की असली स्थिति का भी पता लगने लगा और मुग़ल फ़ौजों के ऊपर गुरिल्ला अटैक करना भी आसान हो गया। और मुख्य रूप से वो दो दलों में बंट गए, जिनमें से एक दल को बुढ़ा दल और दूसरे को तरुण दल कहा जाता था। बुढ़ा दल में पंथ के पुराने जत्थेदार थे, जैसे दीवान दरबारा सिंह, सरदार कपूर सिंह और उनके साथी। सरदार कपूर सिंह एक जाने माने पंथ के कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपने भाई धन सिंह के साथ सीधे भाई मनी सिंह जी के हाथों से अमृत छका था, जो कि दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के समकालीन हुए थे। सरदार कपूर सिंह जी के बारे में आपको बताएं तो सिखों पर हो रहे इन जुल्मों को देखकर और ख़ासकर पट्टी के फौजदार मिर्ज़ा ज़फ़र बेग और मोहम्मद खान कसूरी के हाथों संत सरीखे बाबा तारा सिंह जी के ऊपर हुए जुल्म और उनकी शहीदी से अंदर तक हिल गए और सिख इतिहास के इस काले दौर में वो उस लड़ाई में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने ज़करिया खान और दूसरे मुग़ल शासकों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और इससे उनका काफ़ी नाम हो गया। चारों तरफ लोग उनको जानने लगे। इन लड़ाइयों में मुख्य रूप से जिनका जिक्र आता है वो लाहौर के पास खुडिया में, जिला अमृतसर के चाविंडा में और गुरदासपुर जिले के काहने कच्चे में हुई लड़ाइयाँ थी, जिनमें खालसा ने मुग़ल सेनाओं पर हमले करके लगभग 5 लाख रुपए की संपत्ति हासिल की। सितंबर 1726 में सिंघों ने मुर्तजा खान के घोड़ों के काफिले पर हमला करके बहुत सारे घोड़े जीत लिए, जिससे उनके घोड़ों की आवश्यकता भी लगभग पूरी हुई। सरदार बुड्ढा सिंह सुकरचकिया और सरदार बाग सिंह होलोवालिया ने आपसी विचार विमर्श के बाद व्यास नदी के किनारे से गुजरने वाले कई मुग़ल काफिलों को लूटा, जहाँ से उनको काफ़ी बड़ी तादाद में सोना, चांदी और दूसरी दौलत हासिल हुई। ये काफिले दिल्ली से चलकर पेशावर जा रहे थे। सरदार गंडा सिंह अपनी किताब सरदार जसा सिंह आलूवालिया में कहते हैं कि इन लूट की घटनाओं को देखकर और सुनकर यह अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं होगा कि सिंघों में पैसे और दौलत के लिए लालच आ गया था और वो लालची हो गए थे। इन लूट और हमलों के पीछे उनका मेन मकसद था लाहौर में बैठे शासकों को ये बताना कि अब चुप नहीं बैठेंगे और अगर उन पर हो रहे जुल्म बंद नहीं हुए तो ये हमले और बढ़ेंगे और सिंघों के द्वारा उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा जाएगा। वो आगे कहते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में ऐसा कहा है कि सिंह लालची हो गए थे, जो पूरी तरह से गलत है और एक घटना से ये साबित भी हुआ जब उन्होंने सेठ प्रताप चंद सियालकोटिया का गलती से लूटा हुआ धन पूरी ईमानदारी के साथ वापस कर दिया। हुआ ये कि एक बार दीवान दरबारा सिंह और सरदार कपूर सिंह को एक सूचना मिली कि दिल्ली की तरफ एक शाही काफिला जा रहा है जो कि श्री हरगोबिंद नगर में जाकर रुकेगा। तो सिंघों ने इस काफिले पर हमला करके उनके पास मौजूद सारे धन को कब्जे में ले लिया, जिसमें सोना, चांदी और दूसरे कीमती कपड़े, कालीन और दूसरी महंगी चीज़ें भी थी। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये सारा सामान सेठ प्रताप चंद सियालकोटिया का है और अभी तक दिल्ली दरबार ने इस सामान को ख़रीदा नहीं है, यानी इसका सौदा अभी तक नहीं हुआ था, तो पूरे के पूरे सामान को सेठ प्रताप चंद को वापस सौंप दिया गया। इस घटना ने उनकी मंशा साफ कर दी थी कि लूट करके सिर्फ धन इकट्ठा करना सिंघों का मकसद कभी नहीं था, बल्कि लाहौर के शासकों को एक चैलेंज के तौर पर ऐसा किया जाता था ताकि सिंघों के प्रति उनकी नीतियों में बदलाव आए। ज़करिया खान का कठोर रवैया देखकर सिंघों को गांव में रहने वाले अपने भाइयों की सहानुभूति और समर्थन मिलना शुरू हो गया।
हजारों की तादाद में बहादुर नौजवान अमृत छककर खालसा दल में शामिल होने लगे। खालसा के सामने मुगल सरकार की बेचारगी देखकर आम जनता की भी हिम्मत बढ़ गई और खालसा दल में रंगरूटों की तादाद बढ़ने लगी। मतलब बड़ी तादाद में नौजवान खालसा फौज में भर्ती होने के लिए आने लगे। पहले जब दल का आकार छोटा था तो सिख सैनिक किसी न किसी तरह गुजारा कर लिया करते थे दोस्तों, लेकिन अब जवानों की तादाद बढ़ने से जो वर्तमान रिसोर्सेज थे उनसे गुजारा करना मुश्किल हो गया। इस समस्या को देखते हुए दीवान दरबारा सिंह और सरदार कपूर सिंह ने भाई मनी सिंह की लीडरशिप में सरबत खालसा का सम्मेलन बुलवाया। वहाँ पर प्रस्ताव रखा गया कि तरुण दल को अलग अलग दलों में बांटा जाए और रसोई और लंगर की व्यवस्था को भी उसी के अनुसार दोबारा से व्यवस्थित किया जाए ताकि सब कुछ आसानी से मैनेज हो सके। इसके अलावा तरुण दल के नवयुवकों में मुगलों के ऊपर धावा बोलने और फिर वापस भागने में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था। इस प्रस्ताव को सभी का समर्थन मिला और पंथ को कई अलग अलग जत्थों में बांट दिया गया। इसी सिलसिले में पहला निशान साहिब भाई दीप सिंह जी को सौंपा गया, उनको एक डेरे का प्रभारी बनाया गया। दूसरा अमृतसर के भाई करम सिंह और धर्म सिंह को, और तीसरा बाबा कहन सिंह और विनोद सिंह गोइंदवालिया को दिया गया। चौथा निशान साहिब कोट बुड्ढा के भाई दसोंदा सिंह को और पांचवां भाई बीरू सिंह और मदन सिंह को दिया गया। और इन 5 डेरों को छोड़कर बाकी पुराने सिख सरदार कपूर सिंह जी के साथ रहे। खालसा की शक्ति को दिन ब दिन बढ़ते हुए देखकर जकरिया खान परेशान हो गया। उसने सोचा कि वो खालसा की शक्ति को कुचल देगा, लेकिन खालसा एक कड़वी बेल की तरह फैलता और बढ़ता ही जा रहा था। सिंघों के हमले के कारण लाहौर के शासकों के लिए शाही रेवेन्यू को दिल्ली तक भेजना मुश्किल हो गया और मुगलों के लिए भी पंजाब में लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना एक समस्या बन गई। और इस वक्त दोआबा के फौजदार सैयद असद अली और मलेर कोटला के पठान जमाल खान के कोऑपरेशन से जब मंज राजपूतों ने बरनाला में सरदार आला सिंह फुल्का को घेर लिया तो बाबा दीप सिंह जी की लीडरशिप में खालसा ने इस जॉइंट आर्मी को हरा दिया और बाबा आला सिंह को आगे के लिए भी सहयोग का आश्वासन दिया। इन सब घटनाओं से दिल्ली की मुगल सरकार का जकरिया खान से नाराज़ होना लाजमी था। अब जकरिया खान के अत्याचार का हथियार काम करना बंद कर गया और उसकी सारी शक्तियां लगभग खत्म हो गई और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सिखों के लिए एक नई पॉलिसी का ऐलान किया जो इस प्रकार थी। पहली ये कि सिंघों के ऊपर लगाई गई सारी पाबंदियां हटा दी गईं। दूसरी, उनको जागीरें दी जाएंगी जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और वो खुश रहेंगे। और तीसरी, उन सब के एक नेता को नवाब का स्टेटस दिया जाएगा जिससे कि उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आसान हो जाए और न्याय व्यवस्था दुरुस्त हो। इस तरह से एक लंबी रात के बाद एक सूरज उगा और सिंघों के जीवन में रोशनी का आगाज़ हुआ।